नमस्ते बच्चों, आज हम क्लास 9 के परिपूरक पाठ वैचित्रमय आसाम से सुतिया जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सुतिया असम के आदिम आदिवासियों के बीच सुतिया लोग प्रमुख माने जाते हैं। असम के जितने भी पुराने आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल लोग रहते थे, उनमें से सुतिया लोगों को प्रमुख माना जाता है। अनुमानित 6ठी शताब्दी के से प्राचीन सुतिया राज्यों के ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। 6ठी शताब्दी मतलब 6 शताब्दी से प्राचीन सुतिया राज्यों का प्राचीन में पुराने ज़माने में जो सुतिया राज्य था उसका ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। ऐतिहासिक जो चीज़ें थे वो सब मिलता है। तब से लेकर अहम स्वर्गदेव सुहुंगमुंग दिहिंगिया राजा के शासनकाल 1523 ईस्वी में अहम राज्य के अंतर्गत होने तक के लंबे समय तक ये लोग मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र के उत्तर किनारे पर शासन करते थे। मतलब तब से लेकर अहम स्वर्गदेव मतलब राजा को कहा जाता है। सुहुंगमुंग दिहिंगिया, अहम के तब राजा थे सुहुंगमुंग दिहिंगिया राजा के शासनकाल था 1523 ईस्वी में असम राज्य के अंतर्गत होने तक, असम राज्य के अंतर्गत होने तक, जब तक असम राज्य डिक्लेयर नहीं हुआ तब तक के लंबे समय ये लोग मुख्य रूप से स्थायी रूप से ब्रह्मपुत्र के उत्तर किनारे पर शासन करते थे। ये लोग ब्रह्मपुत्र की उत्तर साइड की ओर शासन करते थे। गौरतलब है कि ये भी बातचीत है कि अहम के साथ हुए युद्ध में, अहम के साथ जब उनका युद्ध हुआ, सुतिया लोगों का रानी था वीरांगना सती साधनी, उनका नाम था वीरांगना वीर नारी सती साधनी ने पराक्रम के साथ युद्ध किया था। उन्होंने पराक्रम के साथ, वीरता के साथ युद्ध किया था और अहम की अधीनता स्वीकार करने की जगह, और अहम की अधीनता उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उसकी जगह मौत को बेहतर जानकर उन्होंने सोचा कि अहम की अधीनता, अहम के अंडर में चलने से अच्छा है मौत ही, ये सोचकर कुबेर प्रदत्त संपत्ति, उनके धन का राजा कुबेर कहा जाता है, कुबेर के द्वारा मिली हुई संपत्ति में सीने में बांधकर चंदनगिरी नामक पर्वत से वो नीचे कुंड में छलांग लगा दिया। नीचे के जल स्रोत जो होता है पहाड़ के नीचे, उनमें उन्होंने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। फिर भी उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं किया था। हिमालय के उत्तर के मानस सरोवर से पूर्व स्थित श्वेत सरोवर सफ़ेद तालाब, सरोवर मतलब तालाब होता है, के किनारे आसपास के इलाके सुतिया लोगों का मूल निवास स्थान है। उधर में श्वेत सरोवर के आसपास के इलाकों में सुतिया लोगों का मूल निवास स्थान है। वहाँ से वे लोग सुबनसिरी नदी के किनारे, उधर से वो लोग सुबनसिरी नदी के किनारे पश्चिम की तरफ आने लगे। वर्तमान में लखीमपुर इलाके में पहुँचे थे और वर्तमान में अभी वो लोग लखीमपुर इलाके तक पहुँच गए। श्वेत सरोवर के किनारे के इलाके से आने की वजह से इन लोगों को सातिया कहा जाता है, और श्वेत सरोवर के किनारे से आने के कारण इन लोगों को स्वातिया कहा जाता है। कालांतर में समय के बदलने के साथ साथ स्वतिया शब्द से सुतिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। बाद में ये स्वातिया शब्द से सुतिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि, दूसरी तरफ ये भी बात है कि जी या डी या टी यानी पानी या नदी, सु यानी नदी, सुटी यानी पवित्र नदी, उस नदी के किनारे बसे हुए लोग सुतिया कहते हैं। श्वेत नदी मतलब सुंदर नदी के किनारे बसने के कारण, अच्छे नदी के किनारे बसने के कारण इन लोगों को सुतिया कहा जाता है। विष्णु प्रसाद राभा रचनावली प्रथम खंड 1982 पृष्ठ 336 और 337 में ये उल्लेख किया गया है। सुतिया लोगों के शासन वाले सदिया राज्य का पुराना नाम विदर्भ था। सुतिया लोगों के शासन वाले सदिया राज्य के पुराना नाम था विदर्भ, और उसकी राजधानी का नाम कुंडल नगर था। उसका राजधानी का नाम था कुंडल नगर। सुतिया लोग खुद का परिचय विदर्भ राज्य के राजा भीष्मकर के वंशज के रूप में देते थे। वो लोग खुद का परिचय जो है वो बोलते थे कि हम लोग विदर्भ राज्य के राजा भीष्मकर के वंशज है, ये बोलकर वो अपना परिचय देते हैं। ये लोग देवी के उपासक थे, ये लोग देवी के पूजा करते थे, शाक्त उपासक थे, और सदिया के कसाई खाती और ताम्रेश्वरी देवी की पूजा नरवली से करते थे। और ये लोग सदिया में कसाई खेती और ताम्रेश्वरी नामक देवी और कसाई खाती नामक देवी की पूजा वो लोग नरवली मतलब इंसान की बलि देकर करते थे।
सुतिया राज्य जब अहम राज्यों में शामिल हुआ, जब सुतिया राज्य को अहम राज्य में शामिल किया गया, तब अहम लोग कसाईखती देवी की पूजा करने लगे। तभी अहम लोग भी कसाईखती की पूजा, कसाईखती नामक देवी की पूजा भी वो लोग करने लगे। स्वर्गदेव गौरीनाथ सिंह के दिन से नरबलि की प्रथा समाप्त हो गई, और स्वर्गदेव राजा गौरीनाथ सिंह जब अहम के राजा बने तब से ये नरबलि की जो प्रथा थी ये समाप्त हो गई, खत्म हो गई। सुतिया लोगों की एक समृद्ध संस्कृति है, एक प्रभावशाली संस्कृति है, कल्चर है उनका, और परंपरा भी थी, सांस्कृतिक परंपरा थी उनका। ये लोग मंगोलिया निगृष्टियों के बृहद बोरो जनगोष्ठी के अंतर्गत है। ये लोग मंगल तिब्बत बोरो निगृष्टियों के, छोटे गोष्ठियों के एक बोरो जनगोष्ठी के अंतर्गत आते हैं। बोरो जनगोष्ठी के अंतर्गत इन लोगों को कहा जा सकता है, ये लोग आए हैं। ये लोग नगर बसाकर रहते हैं, ये लोग एक छोटा सा गांव बसाकर, एक नगर बसाकर उधर में रहते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि ऐसा आइडिया है लोगों का। कुंडिल नगर, भीष्मक नगर, लक्ष्मी नगर, रत्नपुर और रतनपुर आदि नाम और उनमें से कुछ नगरों के अवशेष से इन लोगों की उन्नत सभ्यता संस्कृति का परिचय मिलता है। ये जो नगर थी, कुंडिल नगर, भीष्मक नगर, इन लोगों के नाम और इनके अवशेष, इनका जो शेष हो गया है, अभी ये नगर नहीं है, इनका जो चीज़ रह गया है उधर में, इससे ही परिचय मिलता है कि इनकी कला संस्कृति, सभ्यता संस्कृति अच्छा था। अहम राजा ने सुतिया राज्य जीतने के बाद, अहम राजा ने जब सुतिया राज्य को जीता है, उसके बाद विभिन्न सामग्री और पेशेवर लोगों को हासिल किया था। उन्होंने विभिन्न सामग्री और पेशेवर लोग, जो चीज़ जिसमें जो लोग एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को अपनी सेना में हासिल किया था। उसके उल्लेख सातसरी असम बुरंजी में किया गया है। सातसरी असम बुरंजी मतलब असम के इतिहास नामक एक किताब में ये लिखा हुआ है। उनमें क्या क्या चीज़ उन्होंने हासिल किया था युद्ध में जीतने के बाद, सुतिया लोगों को हराने के बाद। 30 हाथी, 60 घोड़े, तोप, 79 पुरस्कार पदवी, दंड चित्र, कैंकरा, दंड छत्र, कैंकोरा, डोला, तलवार, पाकीदान, गाय भैंस आदि शामिल थे। ये सब चीज़ वो युद्ध में सुतिया लोगों का हराने के बाद ये सब चीज़ उन्होंने हासिल किया था। गणक, ब्राह्मण, तांती हैं, तांती जो बुनाई का काम करते हैं, सोनार, लुहार, तेली, माली, धोबी, चमार, कोई अन्य जाति के लोग युद्ध के दौरान मिले, और ये सभी जाति के लोग युद्ध के दौरान ही अहम राजा को मिले। इस उदाहरण में मौजूद दंड छत्र मतलब दंडे के लिए जो चीज़ को प्रयोग किया जाता है उसको दंड छत्र कहा जाता है। कंकोरा डोला, तलवार, पाकीदान, इन सब से दंड दिया जाता था आदि। तांती, सोनार, लोहार आदि पेशेवर लोगों की सूची देखकर सुतिया राज्य की उन्नत सभ्यता, ये सब चीज़ देखकर सुतिया राज्य का जो उन्नत सभ्यता था और सम विशिष्ट विभाजन वाले एक समाज का प्रमाण मिलता है। और सम विभाजन विशिष्ट वाले मतलब सम प्रिय लोगों की एक प्रमाण मिलता है। ये लोग भास्कर्य शिल्पी में समृद्ध थे। भास्कर्य शिल्पी मतलब खुदाई करके कोई भी मूर्ति बनाना, पत्थर की खुदाई करके जो ये सब की काम करने वाले को भास्कर्य शिल्पी कहते हैं। समृद्ध है, प्रभावकर है। मयूर पंछी के साथ विष्णु मूर्ति, मयूर पंछी के साथ मयूर के पंछी लगा हुआ विष्णु मूर्ति, शिव पार्वती की मूर्ति, सूर्य की मूर्ति, तामेश्वरी मंदिर, कसाई खाती थान, मालिनी थाल आदि इन लोगों का स्थापत्य भास्कर्य का परिचय प्रस्तुत करते हैं। ये सभी चीज़ उन लोगों का जो भास्कर्य का परिचय मिलता है। इंग्लिश में इसको स्कल्पचर भी कहते हैं। इन सब के अलावा सोने से निर्मित डुगडुगी, सोने से निर्मित जो डुगडुगी हाथ में बजाते हैं उसको सोने से निर्मित किया है। सोने का हार, सोने का कंगन, सोने और चांदी का कंगन, सोने और बिल्ली, सोने की बिल्ली, 3 परत वाला सिंहासन, 3 आसन वाला सिंहासन, शतरंज, काली, सरानाव आदि व्यवहार करने का प्रमाण मिलता है। और उन लोगों ने ये सब चीज़ों का भी व्यवहार किया है, इसका भी प्रमाण मिलता है, जिससे इन लोगों की उन्नत संस्कृति चेतना का परिचय मिलता है। और इन लोगों का उन्नत संस्कृति है, अच्छा कल्चर है, इसका परिचय भी हम लोगों को मिलता है। इतिहासकार बेनुधर शर्मा ने लिखा है, सुतिया लोगों से जो हजारों शस्त्र मिले, जो हजारों शस्त्र उनको मिला था, उनके भीतर मीठा होलांग नामक बर तोप उत्कृष्ट था। बर तोप मतलब बड़ा वाला कैनन, ठीक है, वो उत्कृष्ट था, सबसे उत्तम था। तोप के ऊपरी हिस्से का पीतल
ऊपरी हिस्से पीतल से निर्माण किया है। वो तोप का जो ऊपरा हिस्सा था वो पीतल से निर्माण किया हुआ था, पीतल से बनाया हुआ था। उसमें मीनाकारी कर सोने की सज्जा की गई है। मीनाकारी कर तो मतलब रंग बिरंगे का डिज़ाइन कर कर उसको सोने की तरह दिखाई दे रहा था। वो कैनन सोने की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि पीतल के ऊपर अगर अच्छी तरह से घिसा जाए तो वो सोने की कलर का ग्लेज देता है। वैसे एक सुतिया व्यक्ति ने बांस के 2 मंजिले घर का निर्माण किया था, और एक सुतिया व्यक्ति ने बांस के 2 मंजिला घर, बांस से 2 मंजिला घर उन्होंने बनाया था, 2 माले के बिल्डिंग जिसको कहते हैं। उस समय तक लोहित मतलब ब्रह्मपुत्र के दक्षिण किनारे 2 मंजिला घर नहीं था। उस समय तक ब्रह्मपुत्र के दक्षिण किनारे में कोई 2 मंजिला घर नहीं था। स्वर्गदेव को निर्माण की शैली देखकर काफ़ी संतुष्ट हुआ। स्वर्गदेव मतलब राजा को ये निर्माण की शैली देखकर, ये निर्माण का जो कुशल था ये देखकर उनको बहुत संतुष्ट मिला, और उसी के आधार पर राजा का घर भी 2 मंजिला बनाने का आदेश दिया, और उसी के आधार पर ही राजा का घर भी तब से 2 मंजिला हुआ। सुतिया लोग कहीं फिर से बगावत ना कर दे, इस आशंका चलते अहम राजा ने सुतिया लोगों को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर असम के विभिन्न स्थानों पर बसा दिया। सुतिया लोग कभी भी एकजुट होकर फिर असम के ऊपर हमला ना कर दे, इस डर से अहम के राजा ने क्या किया, सुतिया लोगों को विभक्त कर दिया, उनके सब अलग अलग टुकड़ों में उनको बांट दिया और विभिन्न असम के विभिन्न स्थानों में उन लोगों को बसा दिया, जिसकी वजह से सुतिया लोग अपनी सभ्यता संस्कृति का ठीक तरह से संरक्षण नहीं कर पाए, और जिसके कारण ही वो अपनी सभ्यता जो संस्कृति था उनका, इसको अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पाए। सुतिया जनगोष्ठी के अनेक लोगों ने असमिया जातीय जीवन के विभिन्न क्षेत्र में योगदान किया है। सुतिया लोगों के बहुत सारे लोगों ने असम के जातीय जीवन में बहुत योगदान दिया है। वे आज भी शरणीय बने हुए हैं, वो लोगों का आज भी शरण करते हैं लोग। नीचे ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में संक्षेप परिचय दिया हुआ है। वैष्णव पंडित सोनाराम सुतिया वर्तमान जोरहाट जिले के कागजान अंचल में बाम कुकरासोबा गांव में सन 1915 में जन्म लेने वाले सोनाराम सुतिया देव ने विशेष रूप से असम के धार्मिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जोरहाट के कागजान अंचल में, वर्तमान के जोरहाट के कागजान अंचल में कुकरासोबा गांव में उनका जन्म हुआ था 1915 में, और उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों के ऊपर, रिलीजियस क्षेत्रों के ऊपर उन्होंने अच्छा भरपूर योगदान दिया है। उन्होंने 1935 में 5 विषयों में लेटर ले सहित मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। 1935 में उन्होंने 5 सब्जेक्ट में लेटर लेकर मैट्रिक परीक्षा पास की। कॉटन कॉलेज से विज्ञान विषय में ख्याति के साथ स्नातक की डिग्री और साइंस स्ट्रीम लेकर उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल किया, बैचलर डिग्री, और प्रखंड विकास अधिकारी के रूप में नौकरी की और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनकर उन्होंने कार्यकाल संभाला, कर्मजीवन शुरू किया। उन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान कर उन्हें 2 साल तक जेल रहना पड़ा था, और स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करने के कारण उनको 2 साल की जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। परवर्ती समय में उन्होंने संस्कार धर्मी रिचुअलिस्टिक मानसिकता के साथ श्रीमंत शंकरदेव संघ में योगदान किया, और उन्होंने श्रीमंत शंकरदेव का जो संघ था उसमें योगदान किया, और 9 कार्यकाल तक पदाधिकारी के पद पर काम किया, और 9 साल तक उधर में ही उन्होंने काम किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों के नाम है असम के वैष्णव दर्शन की रूपरेखा, उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ है असम के वैष्णव दर्शन के रूपरेखा, नाम धर्म प्रकाश, महापुरुष श्री श्री हरिदेव चरित, भागवत महत्व, महापुरुष या धर्म जिज्ञासा, वेद और महापुरुष या धर्म इत्यादि। केंद्र सरकार ने इस धर्म परायण व्यक्ति को स्वाधीनता संग्रामी के तौर पर मान्यता दी है, उनको स्वाधीनता संग्रामी के तौर पर मान्यता भी मिला है। असम सरकार ने उनको श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार दिया है, और कैबिनेट पद का दर्जा प्रदान कर सम्मानित किया है, और कैबिनेट पद का दर्जा भी, मंत्री के पद का दर्जा भी उनको मिला है। दूसरी तरफ श्रीमंत शंकरदेव संघ ने श्रीमंत शंकरदेव माधवदेव पुरस्कार, और श्रीमंत शंकरदेव संघ ने उनको श्रीमंत शंकरदेव और माधवदेव पुरस्कार और वैष्णव पंडित की उपाधि प्रदान कर उनके जीवन भर योगदान को स्वीकृति दी है, और वैष्णव धर्म की पदवी भी उनको मिला है। इतिहासकार डॉक्टर स्वर्णलता बरुआ डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख मतलब प्रधान, इतिहास विभाग मतलब हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रधान, श्री श्री अनिरुद्ध देव पीठ की अध्यापिका के तौर पर कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाली स्वर्णलता बरुआ, उन्होंने देवपीठ के अध्यापिका, देवपीठ के टीचर के तौर पर कार्य करने के बाद सेवानिवृत्त मतलब उधर से रिटायर्ड होने वाली स्वर्णलता बरुआ उत्तर पूर्व की एकमात्र महिला
इतिहासकार के रूप में स्वीकृत हुई है। उत्तर पूर्व के एकमात्र महिला इतिहासकार के रूप में उनको स्वीकृति मिला है। सुतिया जातिर बुरुंची मतलब सुतिया जातिर के इतिहास की मुख्य संपादक, मेन एडिटर, इस महिला ने ए कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ आसाम, लास्ट डे ऑफ अहोम मोनार्की, ए हिस्ट्री ऑफ आसाम फ्रॉम 1769 1826 टू 1826 आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों के अलावा, यह ऐतिहासिक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। इसके अलावा अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेखों के जरिए असम के इतिहास अध्ययन क्षेत्रों में समृद्ध बनाया, असम के इतिहास अध्ययन के लिए समृद्ध बनाया, प्रभावशाली बनाया है। गौरतलब है कि इस इतिहासकार ने स्टेचूस ऑफ वोमेन इन नॉन ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑफ आसाम नामक शोध पत्र, एक थीसिस या रिसर्च लेटर के जरिए व्यापक प्रशंसा हासिल किए है। इन्होंने व्यापक दुनिया भर से उनको प्रशंसा मिला है इसके जरिए। कर्मप्राण हरिप्रसाद न्योग, जोरहाट नगर से लगभग 5 किलोमीटर दूर केंदुगुरी के 2 नंबर बामुन गांव में पैदा होने वाले हरिप्रसाद न्योग सन 1929 से लेकर 1973 1929 में उनको जन्म हुआ है। 1929 से लेकर 1973 तक मरियानी कॉलेज के प्राचार्य, मरियानी कॉलेज के अध्यापक के रूप में कार्य करने के अलावा डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के पाठ्यपुस्तक प्रणायन समिति, पाठ्यपुस्तक जहाँ पे रचना होता है उस समिति के प्रथम सचिव मतलब पहला सेक्रेटरी के तौर पर भी कार्य करते थे। वो उधर में पहले सेक्रेटरी के रूप में काम करते थे। कर्म दक्षता की वजह से असम साहित्य सभा के 6 वर्षों तक सहायक सचिव और कर्म दक्षता उनके काम के ऊपर अच्छा क्या बोलते हैं ग्रिप था। इसके कारण असम साहित्य सभा ने 6 वर्षों तक सहायक सचिव, उनको 22 सेक्रेटरी और 4 वर्षों तक प्रधान सचिव मतलब मेन सेक्रेटरी बने रहे। इस तरह उन्होंने सांगठनिक दक्षता और कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण प्रस्तुत किया। उन्होंने सांगठनिक दक्षता और अपने कर्तव्यों के ऊपर निष्ठा जो था इसका प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया है। सभा के प्रधान सचिव के तौर पर महासमारोह के साथ साहित्य रत्न लक्ष्मीनाथ बरुआ जन्म शताब्दी 100 ईयर्स पूर्ति होने के बाद जो जन्म उत्सव बनाया जाता है उसको आयोजन उनकी संगठित दक्षता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने जो आयोजन किया था यही बताता है कि उनकी सांगठनिक दक्षता कितना प्रखर है। उन्होंने राधाकांत संदिकई, विश्वनाथ राजवंशी, चंद्रकुमार अग्रवाल आदि ग्रंथों का लेखन करने के अलावा ये सब लोगों के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा है। इसके अलावा असमिया संस्कृति लीला गोगोई के साथ संयुक्त रूप से लीला गोगोई के साथ उन्होंने मिलकर डिम्बेश्वर न्योग, रघुनाथ चौधरी, अंबिकागिरी राय चौधरी, नकुल चंद्र भुइया आदि ग्रंथ के ज्वार, साहित्य दूत, गतिपथ आदि पत्रिकाओं में संपादन और असमिया जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन सब चीज़ों में इन सब ग्रंथ उन्होंने लिखा है और साहित्य दूत और गतिपथ आदि पत्रिका में उन्होंने एडिटिंग भी किया है, एडिटरिंग है। ये असम साहित्य जातीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है उनका, असम के जातीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान था। चितानंद सैकिया वर्तमान गोलाघाट जिले के बोकागत गांव में सन 1924 में पैदा होने वाले आजीवन शिक्षा व्रती, आजीवन उन्होंने शिक्षा ही अपना व्रत माना है शिक्षा को, स्वाधीनता संग्रामी, वो स्वाधीनता संग्रामी भी थे। चितानंद सैकिया मुख्य रूप से साम्यवादी दर्शन के समर्थक थे, कम्युनिस्ट पार्टी देख रेख में समर्थक रखते थे। उन्होंने 27 पुस्तकें की रचना की, उन्होंने 27 पुस्तकें की रचना की, असमिया साहित्य को समृद्ध बनाया और इसी रचना से असमिया साहित्य को प्रभावशाली बनाया है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय पुस्तकों के नाम हैं सोवियत नारी, सीमांत गांधी, महर्षि कार्ल मार्क्स, जुए पोरासोन, रघुसुबा, पृथ्वी सेवजिया बोल, जिलाडोल बागलीजाय, प्रवीण श्रमिक नेता सानू खेरिया, रशियन साहित्य और अभ्यास, स्वाधीनता संग्राम, गोलाघाट और अवदान, शंकर बरुआ, कर्म और जीवन, धीरेन दत्तर कविता, आधुनिक रचना शिक्षा, प्रथम द्वितीय तृतीय खंड, आधुनिक रचना शिक्षा इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी है, नूतन आदि पाठ, सत्याग्रही आदि, ये सब उनकी लिखी हुई किताबें हैं, पुस्तकें हैं। इसके अलावा उन्होंने कई ग्रंथ का संपादन किया है, बहुत सारे ग्रंथ का उन्होंने एडिटिंग भी किया है और अखबारों पत्रिकाओं में भी लिखा है और अखबारों पत्रिकाओं में भी उन्होंने लेख लिखे हैं। साहित्य चर्चा की वजह से मॉस्को और तस्कन भ्रमण करने की सुविधा पाने वाले इस साहित्यकार को मॉस्को और तस्कन की भ्रमण करने की सुविधा भी मिला है साहित्य चर्चा करने के लिए। इस साहित्यकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है, साहित्यिक पेंशन मिला है, शिक्षक पुरस्कार मिले हैं। असम की पत्रकारिता जगत में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया और अपने पत्रकारिता जीवन में भी असम में
हैं, इसमें भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पोखाघाट शहर के समीपवर्ती काजीरंगा मौजा के कोलाखोबा गांव में भूमिहीन लोगों को 10 बीघा जमीन, पोखाघाट शहर के समीपवर्ती उसके सामने के काजीरंगा मौजा के अंडर में आता है कोलाखोबा गांव में उन्होंने 10 बीघा जमीन गरीब भूमिहीन जिनके पास घर नहीं है ऐसे लोगों को दान में दे दी, जिसका दाग नंबर 112 है और पट्टा नंबर है 93। दान कर उन्होंने गरीब लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति, उनके प्रति जो प्यार था वो दिखाया है। प्रदर्शन करते हुए अपने उदार व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया। अपना जो उदार व्यक्तित्व था वो है इसका प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। तुबरी वन के कवि कोशेश्वर बरुआ, छयद्वार कॉलेज के संपादन संस्थापक प्राचार्य मतलब फाउंडर टीचर, इतिहासकार भी थे। कोशेश्वर बरुआ का जन्म सन 1936 में तत्कालीन लखीमपुर जिले के 1936 में तत्कालीन लखीमपुर जिले के धौलपुर मौजा के बरठेकेबारी गांव में हुआ था। बरठेकेबारी गांव में उनका जन्म हुआ था। असम सरकार से साहित्यिक पेंशन प्राप्त करने वाले इस कवि ने, असम सरकार से उनको साहित्यिक पेंशन भी मिला है और यही व्यक्ति ने, इस कवि ने विभिन्न विषयों की पुस्तकों की रचना की। उन्होंने विभिन्न विषय की पुस्तक की रचना की। असमिया साहित्य को समृद्ध बनाया, उन पुस्तकों में प्रमुख है असमिया साहित्य को समृद्ध बनाया, असमिया साहित्य को और भी प्रभावशाली बनाया और उन पुस्तकों में प्रमुख है कलेजार दुबरीबन, अनुभव, प्रजन्मर ओमानत, लगन, आगंतुक आदि। और उनके कविता संकलन है दैन्य जन्म भारत बरिशे, जननेता भीमबर देवरी, लुईतर आगारी असमिया सभ्यता, छोटे कबरर बुरंची, ऐतिहासिक विवर्तनत असमर सुतिया जनगोष्ठी, सुतिया राज्य, रत्नध्वज पाल, सती साधिनी, देवरी चुतिया लैंग्वेज और एन आउटलाइन ग्रामर ऑफ द देवरी चुतिया लैंग्वेज स्पोकन इन अपर असम बाय WB ब्राउन आदि उनके प्रमुख लेख थे। इसके अलावा उन्होंने गीतों के 2 संग्रह और विभिन्न अखबारों व पत्रिकाओं में 500 से भी अधिक लेख लिखे हैं। उनके अलावा गीतों के 2 संग्रह हैं उन्होंने 2 गीत लिखे हैं और विभिन्न अखबारों व पत्रिकाओं में 500 से भी अधिक लेख लिखे हैं। 500 से भी अधिक लेख उन्होंने लिखा है विभिन्न पत्रिकाओं में। गौरतलब है कि वे सन 1992 में गौहपुर विधानसभा क्षेत्र से असम विधानसभा के लिए भी चुने गए थे और गौरतलब ये बातचीत भी है कि 1992 में उनको गौहपुर विधानसभा क्षेत्र से असम के विधानसभा के लिए भी वो चुने गए थे। उन्हें डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप के साथ ही असम सरकार की तरफ से दिए जाने वाला सुतिया जाति उन्नयन परिषद का सती साधनी पुरस्कार भी मिला है। उनको डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप अवार्ड के साथ ही असम सरकार की तरफ से दिया जाने वाला, असम सरकार की तरफ से जो दिया जाता है सुतिया जाति उन्नयन परिषद के सती साधनी पुरस्कार उनको मिला है। उनके सहायक ग्रंथ है नाथ राजमोहन, द बैकग्राउंड ऑफ असमिस कल्चर, पेज नंबर 68, देवी लक्ष्मी, अहम ट्राइबल रिलेशन 1968, पेज नंबर 59। ये थी आपकी पाठ। अगर इस पाठ में आपको किसी तरह की भी कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर आप लोग कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।